क्या हो गया? ठीक है ना, इसके फैन को चालू कर दीजिए। हाँ ठीक है, मिला है? देखिए आप लोगों ने घर जाके रिवाइज नहीं करते गैप होने के बाद भी? देखिए हम लोगों ने लास्ट टाइम जो भी पढ़ा था उसमें मैंने जो भी आपको स्लाइड्स में कंटेंट दिखाया था, मैंने बोला था कि मैं उसका आपको पीडीएफ दे रही हूँ, क्योंकि उसमें जैसे कि कांग्रेस की स्थापना और सबसे इम्पोर्टेंट कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, अब जो प्रमुख अधिवेशन है वो आपको किताबों में मिल तो जाएंगे, लेकिन हमारे हिसाब से जो हमको लगता है कि आयोग इम्पोर्टेंट लेता है वाले अधिवेशनों की सूची नहीं मिलेगी। तो इस वजह से मैंने उसको जो कंटेंट दिया है उसमें उन अधिवेशनों को छांट करके आपको बुक से पढ़ना है ना। तो कांग्रेस, उसके अधिवेशन, उसके अलावा कांग्रेस पूर्व संस्थाएं, कांग्रेस की स्थापना, ये सारी चीज़ें उसमें मेनली पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो पूरा कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 से लेकर के 1947, इस बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला उदारवादी चरण, दूसरा उग्रवादी चरण और तीसरा गांधीवादी चरण। याद है ये बात? तो ऐसा है कि उदारवादी चरण में हमने कोई उपलब्धियां हासिल नहीं की। मतलब ये है कि आप मान के चलो कि जैसे कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हम देखते हैं कि उस दिन देखा था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुई थी, है ना। 72 सदस्यों ने कांग्रेस की स्थापना की थी। सर एओ ह्यूम के ड्राफ्ट के हिसाब से कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये सारी चीज़ों में हमने ये देखा था कि शुरुआती लोग जो कांग्रेस से जुड़े थे वो उदारवादी नेता थे, है ना। तो ये जो उदारवादी नेता हैं ये लोग बहुत पीपीपी मॉडल पर चलते थे, प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट, और बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के ऊपर विश्वास करते थे कि वो लोग हमारी मांगें ज़रूर मान लेंगे, और इस वजह से वो लोग कोई बड़े आंदोलन नहीं करते थे। बातचीत पर यकीन रखना, क्योंकि ये लोग मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग थे, बहुत ज़्यादा हिंसा वगैरह में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस वजह से क्या हुआ कि 1885 से लेकर 1905 जो पहला वाला चरण होता है उदारवादी, उसमें कोई भी आपके बड़े आंदोलन देखने को नहीं मिलते। जिन आंदोलनों की बात आपके सिलेबस में की जाती है उनमें एक भी आंदोलन आपका उस उदारवादी चरण में नहीं है। यदि आप पीएससी पढ़ते हैं, पीएससी में हिस्ट्री जो डेप्थ में पढ़ी जाती है उसमें हम उदारवादियों की दूसरी उपलब्धियां देखते हैं, जो कि बहुत बारीक और अनइम्पॉर्टेंट है दूसरे एग्जाम के लिहाज से। मतलब व्यापम के एग्जामों में वो नहीं पूछेगा, तो हमको उदारवादी चरण में कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय वो सारे जो अधिवेशन हुए थे उसके अलावा। शुरुआत के 4-5 अधिवेशन जो मैंने आपको लिस्ट में दिए हुए हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, वंदे मातरम गाया गया, जनगण मन गाया गया, ये वाले, उसके अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। हमारे यहाँ जो भी आंदोलन दिए गए हैं सिलेबस में वो शुरू होते हैं सन 1905 से लेकर 1920 के बीच में, जिसे हम कहते हैं उग्रवादी चरण। क्यों? क्योंकि 1905 में बंगाल 2 हिस्सों में विभाजित हो गया था। बंगाल विभाजन की घटना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक धक्के की जैसे दिखती है, और इस वजह से क्या होता है कि फिर कांग्रेस में जो उग्रवादी विचारधारा वाले वो लोग हावी होने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि उदारवादियों की विचारधारा पर चल के हमको सिर्फ एक टूटा हुआ बंगाल मिला और कुछ भी नहीं मिला, हमें कुछ भी अचीव नहीं हुआ अभी तक के। तो इस वजह से ये जो उग्रवादी विचारधारा वाले लोग रहते हैं, इनके लीडर्स होते हैं बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, जिनको हम शॉर्ट में लाल, बाल और पाल कहते हैं। तो इनके फिर फॉलोअर्स जो हैं, इनकी विचारधारा कांग्रेस पे हावी होने लगती है 1905 के बाद से। तो फिर एक उग्रवाद का दौर आता है 1905 से 20 के बीच में, जिसमें कई सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हमको देखने को मिलती है और आंदोलन भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट वाला सेक्शन जहाँ से क्वेश्चंस बनने शुरू होते हैं वो एक्चुअली 1905 के बाद से शुरू होता है। आपके एक्चुअली में देखा जाए तो मुझे लगता है कि 4 में से 2 से 3 क्वेश्चन ये 1905 से 1947 के बीच से ही आने वाले हैं, ठीक है। तो देखो 1905 में सबसे पहली घटना जिससे उग्रवादी चरण शुरू हुआ वो था आपका बंगाल का विभाजन। बंगाल के विभाजन के बारे में कुछ 2-4 बातें यहाँ पर मैंने लिखी है, ध्यान दिए। ये जो बंगाल का विभाजन है सन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। तो सबसे पहला सवाल तो यही पूछता है कि बताइए किस वाइसरॉय ने, वाइसरॉय हो चुके थे अब तक ना, आपको पता है ना, ब्रिटिश प्रमुखों के अलग अलग समय अलग अलग नाम रहे थे। कभी गवर्नर ऑफ बंगाल बोलते थे, कभी भारत का गवर्नर जनरल बोलते थे, सुना ही। और वैसे ही जब 1857 की क्रांति हुई
उसके बाद भारत में जो भी सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें मैंने आपको बताया था ना, कंपनी रूल समाप्त हो गया था, क्राउन रूल आ गया था। तो वो जो क्राउन रूल है, क्राउन रूल में भारत का जो प्रमुख होता था अंग्रेजों में, उसे वाइसरॉय बोलते थे, वाइसरॉय। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय थे। उन्होंने ये बोला कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है। बहुत बड़ा का मतलब उस समय का पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश, ये पूरा मिला करके आप सोच सकते हो बंगाल है। बांग्लादेश में अपने आप में कितनी आबादी आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल में इतनी सारी आबादी, बिहार में इतनी सारी आबादी। तो इन वजहों से क्या है, ये बहुत बड़े एरिया होने की वजह से प्रशासन ठीक से नहीं चल पा रहा था। तो लॉर्ड कर्जन ने बोला प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, 2 प्रांत बन जाएंगे, 2 कलेक्टर, 2 कमिश्नर, 2 हाई कोर्ट। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे हमारे यहाँ जिला विभाजन हो रहे होते हैं, बार बार कितने ज़िले बनते हैं ज़बरदस्ती, ताकि छोटे एरिया में प्रशासनिक इकाई बैठाकर उस एरिया पर कंट्रोल अच्छा कर लिया जाए। तो कर्जन ने यही बोल के बंगाल को विभाजित कर दिया। तो कर्जन ने किया, पहला पॉइंट आपको ये रखना है। दूसरी चीज़ की घोषणा जो की गई वो 19 जुलाई 1905 को की गई। मतलब ये है कि बंगाल विभाजन होगा, इस चीज़ को कर्जन ने डिक्लेयर 19 जुलाई को किया था और बंगाल एक्चुअली में विभाजित हुआ 16 अक्टूबर 1905। तो ये तारीख को भी आपको अच्छे से याद रखना है। दरअसल इसके अनाउंसमेंट से लेकर के अक्टूबर 16 तक के काफ़ी सारा इसके विरोध में बातें हुई, आंदोलन हुए, इसलिए मैंने अनाउंसमेंट डेट भी बताई और विभाजन डेट भी। हालांकि एक डेट जो मैं बताऊँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है विभाजन डेट, क्योंकि 19 जुलाई जब से ये लोगों ने अनाउंसमेंट की थी, उसके बाद से भारत में जो भी बंगाल वाले क्षेत्र में विरोध हुआ बंगाल विभाजन का, उस वजह से ये डिसाइड किया गया कि 16 अक्टूबर जिस दिन बंगाल औपचारिक रूप से विभाजित होगा, उस दिन को हम डे ऑफ मोर्निंग यानी कि शोक दिवस मनाएंगे। पूरे बंगाल वासियों ने 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया था। ठीक है, उसके अलावा उसी दिन उन्होंने रक्षाबंधन दिवस भी बनाया था। लॉर्ड कर्जन को उन्होंने कहा था कि आप हमें भले ही बांट दीजिए लेकिन हम बटेंगे नहीं, और इस वजह से उन्होंने 16 अक्टूबर को जाकर दोनों प्रांतों ने एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी और रक्षाबंधन दिवस बनाया। तो 16 अक्टूबर की तारीख ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो लॉर्ड कर्जन ने तो ये बोल दिया कि मैं प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसने जो 2 हिस्सों में बंगाल को विभाजित करने की बात की थी, एक था पूर्वी बंगाल, एक था पश्चिमी बंगाल, जिसकी राजधानियों में देखेंगे तो पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका है जो आज बांग्लादेश की राजधानी है, और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता है जो आज पश्चिम बंगाल की राजधानी। कभी सोचे होगे ना कि पश्चिम बंगाल भारत के पूर्व में स्थित है लेकिन उसको पश्चिम बंगाल बोलते हैं। कभी ऐसे वाले क्वेश्चन सोचते हैं कि नहीं आप लोग, कि वेस्ट बंगाल बोलते हैं बट भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, वो पूर्वी दिशा में स्थित है। उसकी वजह यह है कि वो जब बंगाल था तो उसका पश्चिमी हिस्सा था, पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश था। अब इसलिए ना वहाँ के लोग अभी ये बोल रहे हैं कि ये जो पूरा नाम है वेस्ट बंगाल, इसको बदलकर बांग्ला कर दिया जाए। ठीक है, बांग्ला उसका नाम करने की बात हो रही है, लेकिन अभी देखो अभी तक अधिवेशन आगे हुआ नहीं है, कुछ भी ऐसी मीटिंग आगे हुई नहीं है। तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, आज के टाइम पे आप इतना तो जानते हैं कि वहाँ बंगालीज हैं, बट रिलीजन देखो, वेस्ट बंगाल में पूरे हिंदूज हैं और बांग्लादेश में पूरे मुस्लिम। तो दरअसल उस वक्त भी जो विभाजन हुआ था वो पूरा दिखाई दे रहा था कि धर्म के आधार पर हो रहा है। पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश है वहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा, पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा। तो इस वजह से भारतीयों ने बोला कि ये हमें दरअसल हिंदू मुस्लिम लाइंस पर बांटने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा हमारे सारे स्वतंत्रता आंदोलन जो है बंगाल से ही ओरिजिनेट होते हैं, तो ये स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो हम कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल खेल रहे थे अंग्रेज़, बांटो और राज करो वाली बात, वो यहाँ पर बात आई सामने कि कर्जन एक्चुअली ऐसा करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से पूरे बंगाल में इसका विरोध हुआ। जैसे कि मैंने बताया कि इस तारीख को शोक दिवस, रक्षाबंधन दिवस मनाया गया, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन सबसे बड़ा रिएक्शन जो मैं बोलूँगी पॉलिटिकल रिएक्शन था, यानी कि जो इस तरह का राजनीतिक इसकी प्रतिक्रिया मिली बंगाल विभाजन की, वो थी स्वदेशी आंदोलन। पहला बड़ा आंदोलन जो आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में देखते हैं वो स्वदेशी आंदोलन है, और वो उसी वर्ष शुरू हुआ जिस वर्ष बंगाल विभाजन हुआ, 1905। कारण जाहिर सी बात है, बंगाल का विभाजन कर दिया था अंग्रेजों ने, इस वजह से हमने आंदोलन को अंजाम दिया।
तो पूरे बंगाल में अमार सोनार बांग्ला, वंदे मातरम ऐसे गीत वगैरह गाए गए। अमार सोनार बांग्ला कालांतर में जाके बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बनता है और वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत बनता है। ठीक है, गान तो नहीं ना, गान और गीत में फ़र्क समझते हो ना, राष्ट्रीय गान अलग है, राष्ट्रीय गीत अलग है। तो अमार सोनार बांग्ला जो है ना वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, हमारे जैसे वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है वो गान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये बंगाल विभाजन की थोड़ी बहुत ही बातें आपसे फैक्चुअली जो मैंने लिखी है यहाँ पे वो पूछता है। उसके बाद इसी कारण से हुआ स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन में देखिए तात्कालिक कारण क्या था, बंगाल विभाजन। और उसके बाद जब जुलाई में आपकी घोषणा हो गई तो 7 अगस्त 1905 को एक उदारवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग बुलवाई कि भाई बंगाल का विभाजन हुआ है, क्या करना है क्या नहीं करना है, आंदोलन कैसे आगे बढ़ाना है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस पूरे आंदोलन को इनिशिएट किया, स्टार्ट किया 1905 में। तो कलकत्ता में बैठक के बाद क्या हुआ कि ये डिसाइड किया गया कि हाँ भाई हम एक आंदोलन करेंगे, उसका नाम रहेगा स्वदेशी। और उसके बाद एक अधिवेशन हुआ था, अगर आपने उस दिन अधिवेशनों की लिस्ट देखी रहती तो बनारस में अधिवेशन हुआ था 1905 में। ठीक है, बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया कि हाँ अब कांग्रेस जो है स्वदेशी आंदोलन करेगी। तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी मुख्य नेता और बनारस अधिवेशन सन 1905 से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और इसका उद्देश्य, इसकी थीम, इस पूरे आंदोलन की थीम नाम से समझ में आ रही है, स्वदेशी, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इनका यही नारा था कि उनको ये समझ में आया था कि अंग्रेज़ों की दुखती रग क्या है। वो समझ रहे थे कि अंग्रेज़ यहाँ पर मेनली पैसा कमाने आए हैं भाई, वो लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट मिला हुआ है, व्यापारी ही थे ये लोग एक्चुअली, अब यहाँ पर जमकर बैठ गए। तो उनकी यहाँ पे सबसे बड़ी इनकम की जो सोर्स है वो है आपका क्या, यहाँ पे अपने जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इतना बड़ा मार्केट इनको मिला हुआ है, इतने सारी पॉपुलेशन है इंडिया में, लोग उनकी चीज़ें खरीदते हैं और उन लोग पैसे वाले हो जाते हैं। तो उन लोगों का ये कहना था स्वदेशी आंदोलनकारियों का कि हम इसी चीज़ पर आघात करेंगे, हम लोगों से आग्रह करेंगे कि आप उनकी वस्तुएं ना खरीदें, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का हम बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी को एक्सेप्ट करेंगे। देश में जो बन रहा कपड़ा है, बुनकर वस्तुएं हैं, ठीक है, उसके अलावा हस्तशिल्पों के ज़रिए जो बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं उनको हम प्रमोट करेंगे, विदेशी चीज़ नहीं लेंगे। जैसे अभी बॉयकॉट चाइना हुआ था वैसे ही टाइप का कुछ। तो आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई वगैरह वगैरह, वो सब इसी में हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी थीम थी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, स्वदेशी का प्रचार करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ा। तो आपको इसकी थीम पूछ सकता है, कारण पूछ सकता है, नेता पूछ सकता है। उसके अलावा इसके प्रमुख और नेता, आंदोलन पूरे देशव्यापी स्तर पर चलाया गया था, तो मेन इसके 5 नेता थे अलग अलग जगहों पे, जिसको मैंने यहाँ पे बताया है। दिल्ली में सैयद हैदर रज़ा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, पंजाब में अजीत सिंह, बॉम्बे में तिलक, उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय। ठीक है, बॉम्बे में बाल गंगाधर तिलक। ये नेताओं के नाम आपको याद रखने स्वदेशी आंदोलन में किसने कहाँ से लीड किया था। क्लियर विद दैट? ठीक है, तो ये आंदोलन पूरे देश में चला 1905 से लेकर 1908 तक। इसी बीच में आपको याद है उस दिन मैं बता रही थी 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। मतलब ये आंदोलन इन लोगों ने एक साथ शुरू तो कर दिया, तब तक भी उदारवादी नेता ही हावी थे कांग्रेस में, लेकिन आंदोलन के बीच में ना उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच में मतभेद होने लगे कि आंदोलन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। इसी बीच में 1907 में वो सूरत विभाजन हो गया। सूरत में आपका जो आपके उग्रवादी हैं ना, एक्सट्रीमिस्ट और उदारवादी हैं, ये लोग जो हैं अपने अपने उसमें अलग अलग हो गए कि भाई हम अपने तरीके से स्वदेशी को आगे बढ़ाएंगे, हम अपने तरीके से। तो 1907 के बाद से आप देखते हैं कि कुछ हिंसात्मक तरीके से भी स्वदेशी आंदोलन आगे बढ़ा और कुछ उदारवादियों के तरीके से भी आगे बढ़ा। फिर क्या होता है, 1908 1909 आता है, अंग्रेज़ काफ़ी परेशान हो जाते हैं, स्वदेशी आंदोलन का काफ़ी प्रभाव पड़ता है क्योंकि लोग उनकी वस्तुएं नहीं खरीद रहे होते हैं, है ना। अब उन लोगों के पास इतना दिमाग उस टाइम थोड़ी होता है, जैसे कि अभी आप बॉयकॉट चाइना,
एक मीम नहीं आती है कि बॉयकॉट चाइना के लिए लोग टी शर्ट्स पहनते, वो भी चाइना बना के सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कि कहीं ना कहीं तो उसका व्यापार हो। जैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं बॉयकॉट चाइना का बहिष्कार करो करके, चाइनीज़ वस्तुओं का बहिष्कार करो, तो आंदोलन का प्रदर्शन करने के लिए टी शर्ट्स वगैरह या बैनर्स वगैरह नहीं रहते, उसको भी बना के चाइना भेज रहा है। कहने का मतलब चाइना इतना ज़्यादा बिजनेस माइंड है कि वो किस उद्देश्य से चीज़ों को बना रहे, उसको कोई मतलब नहीं उसका। आप ये देखो कि लोग जो है चाइना का बहिष्कार करने के लिए चाइना की ही चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई ये बॉयकॉट चाइना। तो कहने का मतलब ये है कि उस वक्त इतना सक्सेसफुल था ये स्वदेशी आंदोलन, अंग्रेज़ों ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन लोगों को पैसे नहीं मिल रहे थे, मार्केट पूरा उनका समाप्त हो रहा था। इस वजह से मजबूरी में आकर उन्होंने 1909 में एक, आप कह सकते हैं कि एक एक्ट लाया। आपने कभी मॉर्ले मिंटो सुधार सुना है? पढ़े होंगे आप लोग, ये पढ़े भी होंगे, संवैधानिक विकास का एक पार्ट है ये, सन 1909 का मॉर्ले मिंटो। मॉर्ले मिंटो सुधार, इस एक्ट में, इस अधिनियम में बहुत सारे वायदे किए गए, जिसमें एक वादा ये भी किया गया कि बहुत जल्द बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाएगा। जो भारतीय लोग मांग रहे थे उनकी बातें मान ली गई। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि 1909 से समाप्त किया गया, पर इसमें वादा किया गया कि जल्दी समाप्त कर दिया जाएगा। और भारतीय और जो भी मांगे रख रहे थे, जैसे भारतीय बोल रहे थे प्रशासन में हमारी भागीदारी को बढ़ाइए, ठीक है, जो आपकी विधायी इकाइयाँ हैं, जो आपकी कार्यकारी इकाइयाँ हैं, उसमें इंडियंस के पार्टिसिपेशन को बढ़ाइए। ये सब जो इंडियंस की मांग थी उसको पूरा किया इन लोगों ने, तो हमारी बहुत सारी मांगों को पूरा किया और बंगाल विभाजन रद्द करने का आश्वासन दे दिया। तो ये जैसे ही आता है ये वाला एक्ट, ये एक तरह का औपचारिक ऑफर रहता है ना कि हम भाई ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो स्वदेशी आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1905। कब ख़त्म हुआ, तो 1908-9। 8 में घोषणा हो गई थी तो लोग ने आंदोलन समाप्त कर दिए थे, और 9 में औपचारिक प्रस्ताव आ गया था। और कौन से प्रस्ताव से समाप्त हुआ, तो मॉर्ले मिंटो सुधार। समझ में आ रही बात? तो देखो आंदोलनों में पहला इंपॉर्टेंट आंदोलन है स्वदेशी। ठीक है भाई, समझ में आया, बंगाल विभाजन स्वदेशी। चलो ठीक है, इसके बाद अगले उसमें आपके आंदोलन ही डायरेक्ट दिया है, तो मैं आंदोलन पर ही आती हूँ। ठीक, ध्यान रखिएगा कि इस बीच में कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां भी हुई थी। क्रांतिकारी गतिविधियां आपके बहुत ज़्यादा सिलेबस में नहीं दी हुई हैं, बट ये वाली मैं स्लाइड आपको दूंगी। इस वर्ष जिस क्रांतिकारी गतिविधि के बारे में मैंने बताया है उसमें 3-4 चीज़ें याद रख लीजिएगा। पहली बात तो वो क्रांतिकारी गतिविधि जो है वो कौन से वर्ष हुई, उसका नाम क्या था और उसके नेता कौन थे। ठीक है, जैसे कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी अगर आप देखते हैं तो ये नासिक षड्यंत्र केस जो था उसमें शामिल थे। ठीक है, तो इस वजह से लोग अलीपुर षड्यंत्र केस में शामिल थे। तो इस तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या पूछता है, आपने जहाँ पे भी जिस भी बुक को रेफर किया होगा, ल्यूसेड रेफर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में जो भी आपके घटनाक्रम दिए हैं उसमें 4 चीज़ें ध्यान रखनी रहती है। ईयर, क्रांतिकारी का नाम, किसको उसने आघात पहुंचाया है, यानी किसी अंग्रेजी अफसर को ये लोग मारते हैं। जैसे मैंने बोला ना, मंगल पांडे ने ह्यूसन और बॉ की हत्या की, तो किसी व्यापम के एग्जाम में पूछ दिया था कि बताओ मंगल पांडे ने किस अंग्रेज जनरल की हत्या की। जैसे नासिक षड्यंत्र केस में आप देखते हैं कि मुजफ्फरनगर के जो आपके मुजफ्फरपुर के जो हेड होते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, सॉरी नासिक के जो आपके ज़िला मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से मुजफ्फरपुर में किसकी हत्या की जाती है, नासिक में किसकी हत्या की जाती है, किस पर हमला होता है। दिल्ली षड्यंत्र केस में भारत के जो गवर्नर होते हैं उस टाइम के लॉर्ड हार्डिंग, उन्हीं पर मास्टर अमीर चंद जो है वो हमला कर देते हैं। तो किसने हमला किया था, किस पर हमला किया था, किस वर्ष हमला किया था, किसने किस पर किस वर्ष, और उसका उस घटना का नाम क्या है। ये 3-4 चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव के तरीके से ट्रेस करनी है, डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड क्या था, कारण क्या था। नहीं, क्रांतिकारी गतिविधि मतलब क्या है, कोई बड़ा आंदोलन थोड़ी होता है। एक क्रांतिकारी आया, जैसे काकोरी ट्रेन लूट देखी आपने, ट्रेन को लूट लिया, किसी ऑफिसर पर हमला कर दिया, बम फेंक दिया, गोलियां चला दिया। ठीक है, तो वो आप एक क्रांतिकारी गतिविधि देखोगे। तो उस घटना का नाम, जिस पर हमला हुआ उसका नाम, जिसने हमला किया उसका नाम और वर्ष। तो ये जो मैंने नाम दिए हुए हैं, या मैं कहूँ ये जो केसेस दिए हुए हैं, भारत के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियाँ
और भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, जैसे जो आप देख पा रहे हैं भीकाजी कामा, है ना, भीकाजी कामा जो है शी इज़ नोन एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, भारतीय क्रांति जो थी उसकी जनक या माता कही जाती हैं ये, ठीक है। मतलब जो आप मान लो कि जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं उनकी मदर कही जाती हैं भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा। इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी में तिरंगा झंडा लहराया था जब ये एक समाजवादी कांग्रेस के रिप्रेजेंटेशन में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। यानी उस समय जब भारत के अंदर बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, उसी समय मैडम भीकाजी कामा ने विदेशों में अपना परचम लहराने की कोशिश की थी, ये बताने के लिए दूसरे लोगों की कि भारत में लोग अब अंग्रेज़ों को सहने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से ये लोग ऐसे थे कुछ, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भीकाजी कामा, जिन्होंने विदेशी में क्रांति की लहर चलाई थी। तो दो आपको मैं ऐसे स्लाइड दूंगी, इसमें इंडिया के अंदर की और एक में इंडिया के बाहर की क्रांतिकारी गतिविधियों की ईयर और नाम होंगे। उसमें आपको नेताओं का नाम और किस पर आक्रमण हुआ था या उन्होंने क्या एक्टिविटी की थी वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको बताया मैंने कि आपका जो अगला टॉपिक दिया हुआ है, या मैं कहूँ आंदोलनों के हिसाब से कहूँ मैं, तो वो है होम रूल आंदोलन, होम रूल मूवमेंट। तो ये जो होम रूल आंदोलन है ये हुआ था, सबसे पहले तो ईयर पूछता है सन 1916। दूसरा पूछता है कि इसके प्रणेता कौन, इसके जनक कौन, इसको शुरू किसने किया। तो आप जिनकी तस्वीर देख पा रहे हैं एनी बेसेंट, एनी बेसेंट का खासियत क्या कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। आपको याद है सन 1917 में ये कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षा बनी थी, आपको बताया था मैंने, वो पूरे अधिवेशन अच्छे से याद कर लेना। तो 1917 में ये पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनती हैं। उससे पहले ये जब भारत आती हैं तो ये एक आयरिश महिला रहती है, आयरलैंड। अगर आपको पता हो तो पूरा यूनाइटेड किंगडम जो है, जिसको आज हम उसके एक हिस्से को ब्रिटेन बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ये इसको यूके बोलते हैं, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, उनमें से एक द्वीप है आयरलैंड। इन्हें वहाँ पर भी यूके कहलाता है। उसके बाद एक मेन द्वीप है वो ब्रिटेन कहलाता है, उसका एक हिस्सा इंग्लैंड कहलाता है, एक हिस्सा स्कॉटलैंड कहलाता है। तो यूनाइटेड किंगडम के अधीन ही आयरलैंड आता है और वहाँ पर भी काफ़ी साल तक के एक तरह से डेमोक्रेसी की लड़ाई चली थी, एक तरह से आज़ादी की लड़ाई चली थी। वो नहीं चाहते थे कि जो क्राउन प्रिंस है या गवर्नमेंट है वो आयरलैंड पर अधिकार कर ले। तो वहाँ पर होम रूल है। होम रूल का मतलब सैद्धांतिक रूप से वहाँ पर भले ही प्रिंस का या प्रिंसेस का राज हो, लेकिन वहाँ पे उनकी खुद की सरकार है। खुद की सरकार है मतलब ऐसे नहीं कि ब्रिटेन वहाँ पे कंट्रोल करता है उनका द्वीप है, नहीं, आयरलैंड की स्वयं की सरकार है, बट उनके ऊपर रूल जो करता है, जो उनको गवर्न करता है, वो वहाँ का किंग या क्वीन होता है। तो आयरलैंड में ऐसे ही आज़ादी के लिए काफ़ी सारे संघर्ष चले थे, जिसमें से वहाँ पर एक होम रूल आंदोलन चला था। एनी बेसेंट मूलतः एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, शी वॉज अ सोशल वर्कर। वो इंडिया एक अपनी सोशल ग्रुप थी जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। मद्रास के अडियार शहर में इनका हेडक्वार्टर हुआ करता था उस वक्त। ये लोग सोशल रिलीजियस रिफॉर्म करते थे, यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार का काम करते थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक सदस्य थी जो उस कार्य के लिए भारत आई हुई थी। इसी बीच में अपने सोशल वर्क्स के ज़रिए यहाँ की मूल जो समस्या उससे ये अवगत हुई, और वो है भारत में ब्रिटिश राज है, उससे हो रहा शोषण और इसके खिलाफ चल रहे आंदोलन। तो धीरे धीरे से ये कांग्रेसियों के संपर्क में आती हैं और लोगों को बताती हैं कि किस प्रकार से हमारे देश में होम रूल का एक सक्सेस मिला हमको और हमारे गृह शासन स्थापित हुआ। तो बस इनकी बात मान करके इंडिया में कांग्रेस भी होम रूल मूवमेंट शुरू करती। तो याद रखना कब हुआ था, एक तो पूछता तो 1916। कौन इसकी मुख्य नेता थी, तो मेन थी एनी बेसेंट, जिन्होंने आइडिया दिया था। तो होता यह है कि फिर इनके कहने से कांग्रेस एक दूसरा आंदोलन शुरू करती है, होम रूल आंदोलन। और इसको आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस में से दो लीग या दो गुट बनते हैं। एक को बोला जाता है आपका इंडियन होम रूल लीग और एक ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो ऑल इंडिया होम रूल लीग मतलब पूरे भारत में होम रूल को संभालना। इसकी नेता तो स्वयं एनी बेसेंट रहती हैं और हेडक्वार्टर वही रहता है आपका मद्रास का अडियार शहर, है ना, जहाँ पे इनकी थियोसॉफिकल सोसाइटी थी। और एक जो पार्ट रहता है वो है इंडियन होम रूल लीग, जिसका जो क्षेत्र रहता है वो रहता है बॉम्बे वाला क्षेत्र और उसका हेडक्वार्टर रहता है पुणे। उसके नेता रहते हैं तिलक, बाल गंगाधर तिलक।
तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं ये इसी आंदोलन से लाइमलाइट में आते हैं भारत की राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में ये जो हाईलाइट होते हैं। वो जो उनका नारा है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, ये इन्हीं का नारा है क्या? हाँ बोल, हाँ मेरा वो, हाँ बोल रहे हैं ना सब लोग। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है। तो ये वाला जो नारा है वो संभवतः इसी टाइम इन्होंने दिया था। ये इनका जो मेन कार्य क्षेत्र था वो महाराष्ट्र वाला, गुजरात वाला रीजन था। ये 1 सेकेंड में आ रही है।
आप लोगों की क्लासेस जो थोड़ी इरेगुलर हो रही है ना, उसकी वजह तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब है। दूसरी क्लासेस ऑफ कराई है मैंने। आप लोगों की जो एक दो क्लास बची है ना हिस्ट्री की, ठीक है, वो बस रहेगी। इस वजह से आप लोगों की जो एक आध क्लास दो क्लास बीच में मिस हुई, उसकी वजह यही है। ठीक है भाई, तो हम क्या पढ़ रहे थे? होम रूल मूवमेंट, है ना।
और होम रूल मूवमेंट में मैंने बताया आपको कि 2 लीग्स बनी थी कांग्रेस के अंदर ही। एक का हेड एनी बेसेंट को बनाया गया, दूसरे का जो हेड है वो बाल गंगाधर तिलक जी को बनाया गया। एनी बेसेंट वाली जो लीग थी वो पूरे ऑल इंडिया वाली थी, जिसका हेडक्वार्टर अड्यार शहर था मद्रास का, और जो दूसरी लीग थी जो इंडियन होम रूल लीग कहलाई, उसके हेड थे बाल गंगाधर तिलक और उसका हेडक्वार्टर था पुणे। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे, हेडक्वार्टर याद रखेंगे और नेता का नाम याद रखेंगे। दोनों में अगर आप क्रमानुसार देखें तो पहले जो है इंडियन होम रूल लीग बनी थी, आइडिया एनी बेसेंट ने दिया था, लेकिन जो पहले फॉर्म हुई थी वो बाल गंगाधर तिलक के अधीन आपका 28 अप्रैल आप देख सकते हैं 1916 में इंडियन होम रूल लीग, और उसके बाद फिर 3 सितंबर को बाद में जाकर के ऑल इंडिया होम रूल लीग बनती है। और जैसे कि आपको बताया मैंने, बाल गंगाधर तिलक जो बहुत फेमस थे पहले ही महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, 1892-93 से आपने सुना होगा कि उन्होंने वहाँ पे शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव और इस तरह की कुछ चीज़ें प्रारंभ की। महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस मराठा और केसरी नामक मैगजीनें आपने सुना होगा उन्होंने निकाली थी। पूछता है आपसे कई बार, बताइए मराठा केसरी किसने निकाला? मराठा जो है वो कौन सी लैंग्वेज में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है? तो मराठा जो लिखी गई है वो मैगजीन याद रखना इंग्लिश में लिखी गई, नाम मराठा है, और केसरी नामक जो मैगजीन इन्होंने निकाली थी वो मराठी में लिखी गई। तो पहली वाली मराठा जो है वो इंग्लिश में लिखी गई और केसरी मराठी में लिखी गई। ठीक है, वैसी एनी बेसेंट भी जब इस लीग से जुड़ी तो उन्होंने कॉमन व्हील और न्यू इंडिया नाम की 2 मैगजीन उन्होंने निकाली। तो कॉमन व्हील काफ़ी फेमस रही इनकी। ठीक है, तो आप लोग जो एक और चीज़ उससे करेंगे ल्यूसेंट से, वो ये कि आधुनिक भारत के बुक्स एंड ऑथर्स और न्यूज़पेपर एंड ऑथर्स है ना, जैसे कि नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू चलता है ना, नेशनल हेराल्ड केस गांधी नेहरू परिवार से संबंधित, इंडिया में बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जैसे यंग इंडिया किसने निकाला, तो स्वयं गांधी जी ने निकाला था। तो ये जो मैगज़ीन हैं और जो आपके न्यूज़पेपर्स हैं उसको किसने किसने सर्कुलेट करवाया वो, और कौन सी किताब मॉडर्न हिस्ट्री में किसने लिखा वो, जैसे मैंने एंशिएंट में बोला था बुक्स एंड ऑथर्स आ सकते हैं, वैसे ही मॉडर्न में भी आते हैं। उसकी लिस्ट आपको लूसेंट में मिल जाएगी। ठीक है, उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे बताया कॉमन व्हील और न्यू इंडिया नाम की ये 2 मैगजीन एनी बेसेंट की थी, जिसमें उन्होंने अपने होम रूल मूवमेंट को प्रचारित किया, और मराठा और केसरी के जरिए बाल गंगाधर तिलक ने। इनका नारा क्या था या इनकी थीम क्या थी, इस आंदोलन में वो लोग कर क्या रहे थे अगर देखें तो इसके ज़रिए ये लोग ये कर रहे थे कि ब्रिटिश सरकार को ये बोल रहे थे कि हमें औपनिवेशिक स्वराज दे दीजिए। इंग्लिश में हम कहते हैं इसको डोमिनियन स्टेटस। हम अंग्रेज़ों से ये नहीं बोल रहे थे कि आप हमें पूरी तरह से यहाँ छोड़ करके हमारे हवाले देश करके अब यहाँ से चले जाओ, यहाँ से बिल्कुल ताल्लुक़ ना रखो, ऐसा नहीं बोल रहे थे हम उस समय तक। हम ये बोल रहे थे कि आप रहिए, आप लोग सुपरवाइज भी करिए, पर शासन करने की जिम्मेदारी भारतीयों के हाथ में दीजिए। हमको गृही शासन चाहिए, जो भी मंत्री हो, जो भी आपके नेता हों, जो भी आपके शासक हों, यहाँ के लोग होने चाहिए। ठीक है, आप सुपरवाइजर्स भले बने रहो लेकिन शासन यहाँ का होना चाहिए। ठीक है, यानी औपनिवेशिक स्वराज मतलब हम आपके उपनिवेश बने रहेंगे पर हमको स्वराज दे दीजिए, उपनिवेश बने रहेंगे पर हमको स्वराज दे दीजिए। तो ये थीम के साथ इन्होंने आंदोलन शुरू किया। पर था क्या, इस समय ना अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में बिजी थे। आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच चलता है, उसी दौरान होम रूल मूवमेंट चल रहा था। तो अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। यह आंदोलन इंडिया में इम्पोर्टेंस रखता तो है, दोनों नेता की प्रसिद्धि की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन अंग्रेज़ इस मूड में फ़िलहाल नहीं थे और वो ये भी नहीं चाह रहे थे आंदोलन बेकार में और आगे बढ़े, तूल पकड़े और उन लोगों को नुकसान दे। तो उन लोगों ने इसे ज़्यादा चलने नहीं दिया। 1917 में उन्होंने एक वहाँ पे क्वीन विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया ने एक घोषणा कर दी जिसे विक्टोरिया की घोषणा कहा जाता है कि भाई आप ये आंदोलन समाप्त कर दीजिए, बदले में हम आपको गृह शासन तो नहीं दे सकते पर हाँ प्रशासन में भारतीयों की संख्या को बढ़ा देंगे। यानी कि इंडिया में जो अंग्रेज रूल कर रहे हैं उनका जो भी ग्रुप है, आप अभी डिटेल तो नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें विधायक परिषद थी, कार्यकारी परिषद थी, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, उसमें हम भारतीयों की संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। पहले मंत्रिपरिषद में कोई भारतीय नहीं हुआ करता था, सिर्फ संसद में भारतीय हुआ करते थे, तो मंत्रिपरिषद में भी भारतीयों को शामिल करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा हम एकदम से गृह शासन वाला स्टेप नहीं ले सकते, हम अभी स्थिति में नहीं है, हम प्रशासन में भारतीयों की संख्या बढ़ा देंगे। ऐसी 1917 में विक्टोरिया ने घोषणा की और इसी चीज़ को सन 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स
सुना होगा आपने, मॉर्ले मिंटो के जैसे ही। सन 1919 में, पहले 17 में घोषणा हुई और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के साथ इसे औपचारिक अमली जामा पहना दिया गया कि हाँ भाई, हम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा नामक एक भारतीय थे जिनको पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। अभी आप उतना समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आपने संवैधानिक विकास नहीं पढ़ा है। मतलब इतना समझ लो कि उनका जो कोर ग्रुप था जो प्रशासन कर रहा था, जिसमें गवर्नर जनरल के साथ 4-5 लोग हुआ करते थे, उन चारों पांचों में कोई भी भारतीय नहीं था। 1919 में पहली बार उसमें एक भारतीय को शामिल किया गया, वो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो ये सब हुआ। भारत में संसद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई, कार्यकारी परिषद में भारतीयों को एंट्री मिली। ऐसा सब करके इन लोगों ने आश्वासन दिया कि धीरे धीरे क्रमिक रूप से हम भारतीयों की संख्या बढ़ाएंगे। और ये जैसे वायदा आया तो भारतीयों से इन लोगों ने आग्रह किया कि आप आंदोलन समाप्त कर दीजिए, हमने कर दिया। तो 1916 में स्टार्ट हुआ ये आंदोलन, सन 1917 में समाप्त हो जाता है। तो क्यों हुआ, क्या थीम थी, कौन नेता थे, कैसे समाप्त हुआ, ये 3-4 चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिवली इसमें याद रखें। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये दूसरा बड़ा आंदोलन स्वदेशी हो गया, होम रूल हो गया। अब तीसरा आंदोलन आता है जो कि सीधा सीधा गांधीवाद को स्टार्ट करता है इंडिया में, और वो है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले भी गांधी जी भारत में थे, है ना। तो गांधीवादी काल को हम देखते हैं, कुछ प्रारंभिक उनके आंदोलनों को देखते हैं, फिर हम आ जाएंगे सीधा असहयोग आंदोलन। तो ठीक है भाई, अगर मैं गांधीवादी आंदोलन में एकदम प्रारंभिक रूप से देखूं तो आपको ये कुछ वर्ष शुरू में याद होने चाहिए। दीज आर फ्यू इम्पोर्टेंट ईयर्स जो आपको याद रहने चाहिए। सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि गांधीवादी आंदोलन जो शुरू होता है वो गांधी जी के आगमन के कुछ वर्ष बाद शुरू होता है। गांधी जी का आगमन होता है 9 जनवरी 1915 को। कहाँ से आते हैं भारत? तो भारतीय रहते हैं ना, इंडिया कहाँ से आते हैं गांधी जी? हाँ, दक्षिण अफ्रीका। अब तो इतना तो हमने स्कूल लेवल पे पढ़ा ही है कि गांधी जी एक वकील थे, वकालत के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए थे सन 1893 में, और उसके बाद से कई वर्ष वो वहीं पर रहे वकालत की पैरवी करते हुए। वहीं पर उन्होंने सत्याग्रह सीखा, वहीं पर लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित हुए, ठीक है। वहीं पर उन्होंने फिनिक्स फार्म, वहीं पर उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म नामक आश्रम भी बनाए, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुके हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी ऐसा था कि अंग्रेज़ शासन कर रहे थे और वहाँ के जो लोकल इन्हेबिटेंट्स उनको गुलाम बना के रखा हुआ था। तो वो जो बोलते हैं ना कि भेदभाव, रंग भेद, अपार्थीड जो होता है कि काले और गोरों में भेदभाव होता था, वो उन्होंने साउथ अफ्रीका में देखा था। आपने कभी सुना होगा उनको ऐसे ट्रेन से धक्का दे दिया गया था, वो सारी घटनाएं हुई थी। तो इस वजह से उन्होंने वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके साथ मिलकर सत्याग्रह वगैरह करना ऑलरेडी शुरू किया था। वहाँ की अंग्रेज़ी सरकार को काफ़ी परेशान किया था। तो जब ये भारत आए सन 1915 में तो साउथ अफ्रीका से ही आए, तो ऑलरेडी काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हो चुके थे वो इंडिया में। बीच में उनके आंदोलनों के बारे में सुनकर यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले ने भी जाकर गांधी जी से मुलाकात की थी वहाँ पर,
उन्हें न्योता दिया था कि अब भारत आइए, भारत के आंदोलन में भी कांग्रेसियों के साथ आइए। तो कहने का मतलब उस दौरान जब वो वकालत कर रहे थे उसकी भी जो डिटेल है थोड़ी बहुत वो आप पढ़ लीजिएगा, तो वहाँ कौन कौन से आश्रम डाले उन्होंने, सत्याग्रह किससे सीखा, कौन कौन सी किताबों से प्रभावित हुए, इस तरह की बातें। फिर क्या होता है, वो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत प्रसिद्ध हो चुके रहते हैं अपने आंदोलन की वजह से। फिर 9 जनवरी 1915 को वो भारत वापस लौटते हैं। मैं तारीख इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर वर्ष 9 जनवरी को हम NRI दिवस यानी प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, इसी उपलक्ष्य में कि इस तारीख को गांधी जी भारत लौटे थे। ठीक है, याद रखिएगा। 9 जनवरी 1915 को जब वो भारत लौटते हैं तो सबसे पहले तो वो कांग्रेसियों के संपर्क में आते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले, आपने सुना होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। पूछता है हु इज़ द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी? गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि उन्होंने ही भारत की राजनीति के बारे में काफ़ी कुछ जो है गांधी जी को बताया था। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है भाई, तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले से और सभी जो कांग्रेसी हैं उनसे मिलते हैं गांधी जी। उसके बाद ना ये यहाँ पर भारत भ्रमण के लिए निकलते हैं। भारत भ्रमण में फिर स्थानीय जितनी समस्याएं उनका निराकरण करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए सबसे पहले ये क्या करते हैं, गुजरात में एक आश्रम बनाते हैं जिसका नाम है साबरमती आश्रम। मैंने 1-2 क्वेश्चन व्यापम PSC में देखे हैं। गांधी जी के भारत आगमन के बाद सबसे पहली घटना क्या होती है? साबरमती आश्रम की स्थापना। गांधी जी के आगमन के बाद सबसे प्रथम आंदोलन कौन सा होता है? चंपारण सत्याग्रह। या गांधी जी के आंदोलन के बाद जो प्रारंभिक दौर है उसकी घटनाओं को क्रम से सजाइए, तो वो चीज़ के लिए भी आप ध्यान रखना। पहले साबरमती आश्रम की स्थापना होती, फिर चंपारण सत्याग्रह होता है, फिर अहमदाबाद में आंदोलन होता है और फिर ये खेड़ा है, खेड़ा सत्याग्रह होता है। ये चारों को ही जंबल करके दे देता है और क्रम से जमाने के लिए बोलता है, क्योंकि ये घटनाएं 1916 से 18 के बीच की हैं। तो सबसे पहली घटना क्या है? साबरमती आश्रम की स्थापना। सबसे पहला आंदोलन है चंपारण। सबसे पहला जन आंदोलन पूछेगा तो असहयोग। जन आंदोलन का मतलब जो पैन इंडिया हो, जिसका फैलाव, जिसका स्प्रेड काफ़ी बड़े क्षेत्र में हो। बाकी चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये तो एक एक क्षेत्रीय आंदोलन थे ना, इस क्षेत्र में जाके इन्होंने लीड किया था। तो ये इनके प्रारंभिक आंदोलन जरूर होते हैं, लेकिन पहला जन आंदोलन असहयोग। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान में रखिए। साबरमती आश्रम पहला एक्टिविटी, चंपारण सत्याग्रह पहला आंदोलन, और तीसरी बात पहला जन आंदोलन या मास मूवमेंट हो गया आपका असहयोग आंदोलन। तो ये शुरू में 3-4 जो घटनाएं हुई उसमें देखो, साबरमती आश्रम की स्थापना आप सभी जानते हैं, साबरमती के तट पर इन्होंने गुजरात में की थी सन 1916 में। उसकी डिटेल जानने की जरूरत नहीं, वर्ष बस याद रखिएगा। 1917 में जब गांधी जी बिहार पहुंचे अपने भारत यात्रा के दौरान, तो उन्होंने एक राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति ने अप्रोच किया। उसने बोला कि हमारे क्षेत्र चंपारण में एक सिस्टम अंग्रेजों ने थोप दिया है वहाँ के किसानों पर, जिसका नाम है 3 काठिया सिस्टम। 3 काठिया सिस्टम। ये जो 3 काठिया सिस्टम है ये नील की खेती से संबंधित है। ठीक है, इंडिगो कल्टीवेशन, नील की खेती। किसने बोला? ये राजकुमार शुक्ल नामक एक किसान था जो गांधी जी से मिला और उसने बताया कि उसके क्षेत्र चंपारण में ऐसा एक 3 काठिया सिस्टम चलता है जिसमें जो किसान है उनको ये कंपलसरी कर दिया गया है कि आप 3/20th पार्ट ऑफ द लैंड में सिर्फ नील की खेती करें। उनके पास जितना कुल भूमि है उसको अगर आप 20 हिस्सों में बांट दें, कुल भूमि को 20 हिस्सों में बांट दें, उसके 3 हिस्से में आपको नील की खेती करना आवश्यक है। 3 काठिया, इसलिए इसका नाम है। 1 काठा 20 का होता है, उसके तीसरे हिस्से में आपको खेती करना जो है नील की ज़रूरी है। अब नील की खेती भारत के किसानों के लिए बिल्कुल अलाभदायक चीज़ थी, उसका कोई डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं था। ये पूरी तरह से एक व्यापारिक फसल थी जिसका उपयोग अंग्रेज़ उद्योगों में किया करते थे। इसका मतलब ये है कि किसी वजह से उनका नील जो है वो सही नहीं निकला तो वो लोग कहीं नहीं बेच सकते, बर्बाद हो जाते थे किसान।
अंग्रेज़ ही खरीदेंगे, वही उद्योगों में इस्तेमाल करेंगे तभी ठीक है। कोई भी इन्फीरियर क्वालिटी हुई या कुछ भी ऐसा हुआ कि दाम नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले, तो अंग्रेज़ों के ऊपर पूरे निर्भर उसके लिए, वो लोग कहीं और बेच नहीं सकते थे नील को। तो नील एक तरह की व्यापारिक फसल थी जिसका किसानों को बिल्कुल लाभ नहीं मिलता था, नुकसान में जाते थे। और अंग्रेज़ों ने कंपलसरी कर दिया कि तुमको 3/28 पार्ट में नील की खेती करना पड़ेगा ही, जिस वजह से वहाँ के किसान अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने का सोच रहे थे। इसी बीच में गांधी जी की भारत भ्रमण होता है और लोग गांधी जी के बारे में सुनते हैं, तो वहाँ के लोग वैसे भी क्या सोच रहे होते हैं कि हम एक सत्याग्रह करेंगे जो कि गांधी जी ने सिखाया हुआ है। तो राजकुमार शुक्ल जब गांधी जी से मिलते हैं तो बोलते हैं हम वहाँ एक सत्याग्रह करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप उसको लीड करें। तो इनके ही न्योते पर ये चंपारण जाते हैं बिहार में और उस आंदोलन को लीड करते हैं और ये आंदोलन सफल हो जाता है। वो 3 काठिया सिस्टम जो है उसे समाप्त कर दिया जाता है, नील की खेती की बाध्यता किसानों पर से हटा दी जाती है। तो पहला ही आंदोलन भले ही क्षेत्रीय स्तर पर है, गांधी जी का सफल रहता है। ठीक है, तो पहला आंदोलन और पहला सफल आंदोलन दोनों ही क्या है, चंपारण। इनमें ये जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई, 1917 राजकुमार शुक्ल, 3 काठिया सिस्टम, इन चीज़ों को याद रखना। कारण क्या था, वर्ष क्या था, परिणाम क्या रहा। उसके बाद अगला आंदोलन अगेन क्षेत्रीय होता है सन 1918 में, अहमदाबाद मिल आंदोलन। ये अहमदाबाद के मिल के मजदूरों द्वारा किया जाता है। वहाँ पे एक टेक्सटाइल मिल होती है अहमदाबाद में, जिसके ओनर भारतीय व्यापारी ही होते हैं, ऐसा नहीं कि अंग्रेज होते हैं। बट ये है कि गांधी जी ने एक बड़ा आंदोलन किया जहाँ पे मजदूरों को उनका हक दिलाया है, वो बताने के लिए इस आंदोलन को बताया जाता है। मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि अहमदाबाद मिल आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ था, नहीं। मिल के ओनर्स इंडियंस ही थे। वो लोग क्या कर रहे थे, मिल के जो मजदूर हैं ना, उनको ना प्लेग बोनस नहीं दे रहे थे। ये लोग कुछ 32% के करीब प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे, वो लोग नहीं मान रहे थे देना के लिए। शायद मैक्सिमम 25% देने के लिए, 23% कुछ देने के लिए राजी थे। ठीक है, मतलब अभी आपको उतनी डिटेल में नहीं जाना है। आपके लिए जो व्यापक में पूछा जाएगा वो था कि मामला क्या था, प्लेग बोनस का। ठीक है, मजदूर ज़्यादा बोनस की मांग कर रहे थे, मिल के मालिक उतना बोनस नहीं देना चाह रहे थे। अब गांधी जी जाते हैं वहाँ पे, गांधी जी को लोग अप्रोच करते हैं, गांधी जी बोलते हैं तुम लोग एक काम करो, तुम लोग भूख हड़ताल करो। तो एक क्वेश्चन जो यहाँ से निकल कर आता है वो ये कि गांधी जी की भूख हड़ताल का प्रयोग सबसे पहले किस आंदोलन में हुआ था, तो अहमदाबाद मिल आंदोलन में हुआ था। ठीक है, फिर तो वो करते रहते थे, कुछ ही बात उनकी नहीं मानी गई तो भूख हड़ताल पे बैठ गए। इमोशनल वो करता ना ब्लैकमेल, ठीक है, कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक कि बात नहीं मानोगे। तो फिर तो आपने कई बार देखा होगा, उसका पहली बार उपयोग जो किया गया था वो अहमदाबाद मिल आंदोलन में किया गया था। ठीक है, ये किसान जितने मजदूर थे उनके साथ भूख हड़ताल पर बैठे थे, मजबूरी में आकर के मिल मालिकों को उनकी बात माननी पड़ी और जितना बोनस 35% के करीब देने की मांग कर रहे थे ये लोग, उतना बोनस देना पड़ा। तो ये अहमदाबाद के टेक्सटाइल मिल का किस्सा है जिसमें मिल मालिक जो भारतीय थे उनके खिलाफ भूख हड़ताल का पहली बार प्रयोग हुआ था। ठीक है, पता समझ में आ गया। मामला क्या था, प्लेग बोनस देने का, ये ध्यान में रखना। प्लेग फैलता था ना उस टाइम बहुत सारा, ब्योनिक प्लेग चूहों से वाला, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते थे, तो बोनस वगैरह मिलता था इसका, तो वो बहुत कम दे रहे थे मिल मालिक, जो ज़्यादा मांगते थे लोग। ठीक है ना, तो पहले वाले का कारण क्या था, 3 काठिया प्रणाली। दूसरे वाले का कारण था प्लेग बोनस का मामला। फिर तीसरा आ जाता है आपका खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा भी अगेन गुजरात में एक गांव है जहाँ पे अंग्रेज जो है वहाँ के खेड़ा वाले गांव से बहुत ज़्यादा लगान वसूल रहे थे। तो अत्यधिक लगान जो था वो कारण था आपका खेड़ा सत्याग्रह का। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं ज़्यादा लगान वसूल रहे थे, ऐसा नहीं है। दरअसल वहाँ पे इन लोगों ने ना लगान बढ़ा दिया था और उसी वर्ष खेड़ा में अकाल पड़ गया था। अब इन लोगों की एक अकाल संहिता थी। अकाल संहिता मतलब फेमिन कोड ऑफ कंडक्ट, कि अगर कहीं फेमिन पड़ता है तो अंग्रेज़ों ने भी एक नियम बना के रखा था कि उपज बहुत कम होगी तो हम टैक्स कम लेंगे, ये बहुत ही कम होगी तो माफ़ कर देंगे। तो कुछ उनका नियम था वहाँ पर कि अगर मान के चलिए जितनी टोटल प्रोडक्शन होता है हर साल उसकी 1/4 से भी कम हुआ तो टैक्स माफ़ हो जाएगा। जैसे मतलब 100% जो भी प्रोडक्शन है 100 टन होता है और मान के चलो उस दिन किसी साल सिर्फ 20 टन ही हुआ तो 1/4 से कम हो गया ना प्रोडक्शन, तो उस 20 टन पर कोई टैक्स किसानों को नहीं लगेगा क्योंकि उनकी उपज ही बहुत कम है। ठीक है, उनको वैसे ही मुनाफा नहीं हो रहा, ऊपर से टैक्स पटाना। तो उनकी अकाल संहिता में ऐसा था, लेकिन उसका उल्लंघन करते हुए अंग्रेज़ों ने, और उस साल ऐसा अकाल पड़ा कि बेचारे लोगों की जो उपज थी वो वाकई 1/4 से कम हुई। तो एक तो अंग्रेज़ों को क्या करना चाहिए था, उनका टैक्स माफ़ करना चाहिए था। उन्होंने टैक्स माफ़ नहीं किया, ऊपर से बढ़ा दिया टैक्स को।
ठीक है, ये जो बात थी, इस वजह से खेड़ा के किसानों ने सत्याग्रह किया। गांधी जी ने उनका साथ दिया। गांधी जी के साथ एक और बड़े प्रसिद्ध नेता वहाँ से मिले इनको, और वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। खेड़ा की बात है, गुजरात की बात है, तो याद रखिएगा गांधी जी का साथ दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऐसे याद रखना, चंपारण सत्याग्रह में उनको मिले राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये सारे बड़े नेता भी धीरे धीरे जुड़ते जा रहे थे। चंपारण बिहार में राजेंद्र प्रसाद जी वहीं के, आप जानते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया था राजेंद्र प्रसाद जी ने। और ये वाला जो है अहमदाबाद में आंदोलन, इसमें कोई बड़े नेता नहीं थे। खेड़ा सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल। और तीनों क्रम से सफल सत्याग्रह, मतलब जब खेड़ा सत्याग्रह को भी गांधी जी ने लीड किया तो अकाल संहिता के तहत लोगों के टैक्स माफ कर दिए। ठीक है, तो तीनों का कारण मैंने बता दिया। तीनों का परिणाम तो ये है कि गांधी जी के इस आंदोलन की विजय हुई। ठीक है, कब हुआ, किस क्रम से हुआ और कारण क्या था, ये जरूर याद रखें। ठीक है भाई, तो ये देखो गांधी जी का प्रारंभिक दौर भारत में। उसके बाद आता है उनका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के लिए राउलेट एक्ट और बाकी की चीजें आपको पढ़ना जरूरी है। तो ऐसा है कि गांधी जी जब भारत आए थे तब ना सिर्फ वो कांग्रेसियों से मिले, ना सिर्फ वो आपका भारतीयों से मिले, बल्कि अंग्रेज़ों से भी मिले थे। ठीक है, अंग्रेज़ों से मिले थे का मतलब ये है कि बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी अ वेरी पॉपुलर फिगर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो अंग्रेज़ों ने भी अपने मतलब के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश की। ठीक है, तो उसमें क्या किया उन्होंने, आपको याद होगा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1914 से 18 के बीच में वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो वर्ल्ड वॉर जो है उसमें ना इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। शायद आप जानते होंगे कि भारत ने कभी दोनों विश्व युद्धों में हिस्सा नहीं लिया। जो दो बड़े गुट बनाए गए थे उन दोनों बड़े गुटों में कभी भारतीय शामिल नहीं हुए। ये बात पता है आपको? दो विश्व युद्ध कब कब हुए पता है? एक 14 से 18 के बीच हुआ, फिर उस तरफ आप देखेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 44-45 तक होता है। ठीक है, उधर हिरोशिमा नागासाकी में जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, सॉरी वो हाँ न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। उसी वर्ष 1945 में आपकी यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है, फिर तब से कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ। तो कभी दोनों विश्व युद्धों में भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो पहले वाले विश्व युद्ध में भी अंग्रेज तो दो गुट में से एक का हिस्सा थे, लेकिन भारत नहीं था। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि हम प्रथम विश्व युद्ध में उनका साथ दें, पॉलिटिकल तरीके से सैन्य तरीके से भारत जो है वो अंग्रेज़ों का साथ दे। लेकिन हमने मना कर दिया। हम नॉन अलायंस पर बिलीव करते हैं, हम नैम के सदस्य हैं, आप सुनाओगे गुट निरपेक्षता, है ना। तो क्योंकि हमने मना कर दिया तो अंग्रेज़ों ने गांधी जी को कांटेक्ट किया। 1915 में इंडिया में आए, वो 1914 से शुरू हो गया था विश्व युद्ध। गांधी जी उस वक्त भारत की राजनीति से उतने अवगत तो थे नहीं। उनको ये नहीं पता था कि अंग्रेज कितने बुरे हैं और इंडियंस कितना उनसे जूझ रहे हैं, ऐसा नहीं पता था। वो आकर भी किन लोगों से संपर्क में आए? कांग्रेस के पढ़े लिखे उदारवादी नेता। और उन लोगों को वैसे बहुत विश्वास था अंग्रेजों के ऊपर, मैंने आपको बताई थी, उदारवादी नेता लोग बहुत एंटी ब्रिटिशर थे, ऐसा नहीं था। तो गांधी जी को भी कहीं ना कहीं लगने लगा कि क्योंकि ये लोग हमारे यहाँ के प्रशासक हैं और ये लोग अभी मुश्किल में हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, तो भारत का एक फ़र्ज़ बनता है कि वो उनकी मदद करें, क्योंकि आखिरकार भारत के लिए सारे इंतज़ाम तो वही लोग कर रहे हैं ना, इंडिया में प्रशासन नहीं कर रहे। तो गांधी जी को लोग ने कन्विंस किया कि तुम इंडियन को कन्विंस करो कि वो विश्व युद्ध में हमारा साथ दें। अब गांधी जी ठीक है बोले, और जब वो भारत भ्रमण पर गए तो लोगों को कन्विंस करना शुरू किया। इस बात पे गांधी जी की बहुत आलोचना भी हुई, बोले कि आप दलाल बन के आए हो, अंग्रेज़ों के एजेंट बन के आए हो। ठीक है, ब्रिटिश सेना में भारतीयों की भर्ती कराने के एजेंट बन के आए हो क्या? तो भी गांधी जी वॉज अ वेरी कोजेंट पर्सन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वाणी बड़ी ही ऐसी होती है, कन्विंसिंग होती है, किसी को भी वो कन्विंस करके ले जाए, मना ले किसी को भी। ठीक है, उनके पर्सनालिटी की जो खासियत, हम जितना अच्छा बुरा जो भी कहें, पर्सनालिटी की खासियत जो आपने देखी सुनी होगी, ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट फेलो। पहली बात तो बहुत इंटेलेक्ट इंसान था, पढ़ा लिखा वकील था भाई, कितने साल उसने साउथ अफ्रीका में वकालत की हुई है। मतलब जाहिर सी बात है, अनपढ़ तो नहीं थे, दिमाग से बहुत शार्प थे, पढ़े लिखे थे।
अब उस वक्त के पढ़े लिखे लोग, उनका पहनावा कैसा होता था, मतलब सोसाइटी से अलग इसमें दिखने मतलब सूट बूट ये वो, जवाहरलाल नेहरू जी को देखना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को देखना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को देखना, इन लोगों को देखिएगा, इन लोग कैसे अपने आप को मेंटेन करते थे। तो ऐसे लोगों से क्या होता है ना, आम जनता थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो पाती है। अब आपके बीच में कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति और बहुत इंटेलिजेंट वकील है और अपने आप को ऐसा रखिएगा बिल्कुल सूटेड बूटेड तरीके से, तो एक आम गरीब मजदूर किसान उससे बात करने की हिम्मत कर पाएगा क्या? नहीं, इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषा बोलनी नहीं। ऐसा गांधी जी में ये बात नहीं थी। गांधी जी जो हैं उनको आप देख रहे हैं कैसे अपीयरेंस था उनका, बिल्कुल देशी में भी और देशी, मतलब एक गरीब किसान मजदूर जिस तरह का पहनावा पहनता है, केवल धोती, ठीक है, वैसा वो पहना करते थे। तो उनका अपीयरेंस ऐसा हुआ करता था कि कोई भी आम इंसान उनसे मिलने जुलने बात करने में बिल्कुल हिचकता नहीं था। उसके बाद उनकी जो भाषा शैली होती थी वो भी ऐसी होती थी कि मुश्किल से मुश्किल चीज़ को आसान से आसान भाषा में समझा दें। देखो, एक वक्ता अच्छा वो होता है जिसके पास नॉलेज बहुत है, शब्दों का भंडार है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन वो अपनी बातों को यूं ही समझा दे सामने वाले को जैसे वो ऐसे सिंपल एक स्टोरी बता गया। एक अनपढ़ से अनपढ़, गरीब से गरीब व्यक्ति जिसे राजनीति, विज्ञान, दुनियादारी की समझ नहीं है, उसको भी मैंने अगर उसके काम की बात समझा गई, मतलब मेरे से अच्छा वक्ता कोई नहीं। तो इसलिए ऐसे वक्ता अक्सर ज़्यादा ओरेटर ज़्यादा फेमस होते हैं जिन लोग बड़ी अच्छी भाषा शैली, उन लोगों के पास ऐसा नहीं कि शब्दों की कमी है, पर ऐसी शब्दावलियों का इस्तेमाल करते, ऐसी शैली का इस्तेमाल करते हैं। छत्तीसगढ़ी में बात कर लिए कोई गरीब किसान, उनसे धीरे धीरे पर उनकी मतलब की बात उनको समझा ले गए। ये गांधी जी में था। गांधी जी की भाषा शैली में उनको ऐसी थी वो कि वो जाके इंडिया के वाइसर और गवर्नर जनरल से भी उतने डंकी की चोट पे बात कर सकते थे फुल इंग्लिश में, और एक गरीब किसान से उनकी क्षेत्रीय भाषा में बात कर सकते। तो दैट वाज द पर्सनालिटी। तो हम यूँ ही नहीं बोल सकते अच्छा बुरा जो भी है, लेकिन इंसान के अंदर क्वालिटीज़ तो थी, कैरिज्मेटिक, चमत्कारी पर्सनालिटी। गांधी जी बहुत कोजेंट पर्सन थे, इन्हें उनके अपीयरेंस की वजह से हर किसी को मना लेते थे। कहा जाता है गांधी जी ने भी कुछ भारतीयों को मना लिया कि आप लोग विश्व युद्ध में शामिल हुए। कुछ मुसलमानों के दल भी मान गए, कुछ हिंदू दल भी मान गए। हिंदू दल इस शर्त पर माने कि ठीक है, इंडिया के लिए आगे अंग्रेज़ जब विश्व युद्ध ख़त्म हो जाएगा तो कुछ पॉजिटिव करें, आज़ादी की तरफ हमारे राह प्रशस्त करें, कुछ हमको और एडवांटेज दें। मुस्लिम दलों का ये कहना था कि हम एक ही शर्त पर अंग्रेज़ों को इस विश्व युद्ध में सपोर्ट करेंगे, और वो शर्त ये है कि पहली बात तो मैं इसमें दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही, चलो ठीक है, आवाज़ तो आ रही है। शर्त ये है कि दुनिया भर के मुसलमानों के एक धर्म गुरु हुआ करते थे जिन्हें खलीफा बोला जाता था, जो उस वक्त टर्की में रहते थे। जैसे कैथोलिक क्रिश्चियनों का जो धर्म गुरु होते हैं वो कौन होते हैं भाई? पोप होते हैं ना, सुना है ना कैथोलिक क्रिश्चियंस का पोप। वैसे ही दुनिया भर के मुसलमानों के धर्म गुरु हुआ करते थे जिनको खलीफा बोला जाता था, और वो जो थे टर्की में थे। इंडिया के मुसलमानों का कहना था कि हम अंग्रेज़ों का इस विश्व युद्ध में साथ तभी देंगे जब वो ये वादा करेंगे कि वो टर्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब टर्की को नुकसान पहुंचाने वाली बात कहाँ से आ गई? बात ऐसी है कि जो दो बड़े गुट में विश्व बटा हुआ था, युद्ध जिनके बीच चल रहा था, उनमें टर्की भी शामिल था, और वो अंग्रेज़ों के ऑपोजिट वाले गुट में था। जाहिर सी बात है, अंग्रेज़ अगर हमला करेंगे तो टर्की पर भी करेंगे। तो इंडिया के मुसलमानों का कहना था कि अगर हम युद्ध में खड़े हो रहे हैं तुम्हारे साथ, तो तुम वादा करो कि टर्की में खलीफा के पद को तुम कोई नुकसान नहीं पहुंचाओ। अंग्रेज़ों ने बोला ठीक है, जो जैसे बोल रहा था ठीक है बोले, उनको अभी मदद की ज़रूरत थी। हुआ ही ऐसा, 1918 तक के विश्व युद्ध चलता है, काफ़ी उतार चढ़ाव भरा चलता है, लेकिन अंततः जाके अंग्रेज़ जिस गुट में होते हैं वो गुट जीत जाता है। जीतने के पश्चात अगर आप देखते हैं तो वो अपने सारे वादे तोड़ देते हैं। सबसे पहले तो टर्की में खलीफा के पद को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। दूसरा, वो भारत में लाते हैं राउलेट एक्ट। हम सोच रहे थे ना कि हमारे लिए कुछ अच्छा लाएंगे, ये विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद जीत गए, ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। दरअसल ये वो दौर भी चल रहा था जब भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां भी हो रही थी। आपको पता है ना, 1905 से 20 का दौर क्रांतिकारी गतिविधियों का भी था। अंग्रेज वहाँ विश्व युद्ध में जूझ तो रहे थे, पर इंडिया में कई सारे क्रांतिकारी अपनी गतिविधियों का अंजाम दे रहे थे। कोई किसी पर बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा था, कोई किसी पर हमला कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, है ना। अब इस वजह से क्या हो गया था, अंग्रेज झुंझलाए हुए तो थे, वो देख रहे थे एक बार विश्व युद्ध से थोड़ा सा
हम लोग फ्री हो जाएं फिर इन लोग को देखते हैं। तो अब विश्व से जैसे ही फ्री हो गए 1918 में, अब इन लोगों का ध्यान है इंडिया में। इंडिया में उन्होंने लाया राउलेट एक्ट। वो सारे वादे भूल गए कि हम तुम्हारे एडवांटेज के लिए कुछ करेंगे, कुछ। उन्होंने सीधा लाया राउलेट एक्ट सन 1919 में। और अंग्रेज़ों की जो वादा खिलाफी हुई थी मुसलमानों के साथ कि उन्होंने खलीफा के पद को तहस नहस कर दिया, उसके खिलाफ भारत में शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन। आपने कभी सुना होगा, अली बंधुओं द्वारा शुरू किया गया। तो ये जो खिलाफत आंदोलन देख रहे हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली, कई बार पूछता, याद रखना, मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो भाई थे। मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो भाई थे। ये और भी कुछ मुस्लिम नेताओं ने मिलकर खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू किया। और इसमें इन्होंने, इसका थीम ये थी कि अंग्रेज़ों ने वादा खिलाफी की है। उन लोग ने बोला था हम टर्की खलीफा को कुछ नहीं करेंगे, और उन लोगों ने किया। इस वजह से हम अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो याद रखना 1919 खिलाफत आंदोलन, अली ब्रदर्स, अली बंधु, ठीक है। और फिर आता है राउलेट एक्ट, जो सबसे ज़्यादा विवादास्पद होता है। राउलेट एक्ट जो है उसमें, उसको हम कहते हैं बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। मतलब ये एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें अंग्रेज़ ये बोल देते हैं कि हम किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकते हैं। फिर उस भारतीय को कोई दलील देने की इजाज़त नहीं रहेगी, वो अपने लिए कोई वकील भी नहीं रख सकता, और वो कहीं अपील भी नहीं कर सकता। जैसे आज के समय में अपने न्यायपालिका अगर पड़ी होगी तो हमें गिरफ्तार किया जाता है तो हम दलील दे सकते हैं, कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और वकील रखने का तो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ये तीनों ही चीज़ मना कर दी गई थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लोग क्रांतिकारियों को पकड़ना चाहते थे। अब वो क्राइम हुआ नहीं रहता, साजिश वगैरह रच रहे रहते हैं, तो फिर अभी तक आप वो लोग उनको जब, अब जैसे कि आप में से कोई साजिश रच रहे, तो साजिश ही तो रच रहा है, क्राइम हुआ थोड़ी है। तो क्राइम होगा नहीं तो आप लोग जो हैं दलील पेश कर दोगे, हमने तो कुछ क्राइम किया ही नहीं, अपील कर दोगे, कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। वकील भी साबित कर देगा। पर अंग्रेज़ क्या चाहते थे? ऐसा कुछ ना कर पाए सामने वाला। लेकिन इसकी आड़ में हुआ ऐसा कि क्रांतिकारियों को दबोचने के साथ साथ ऐसे सारे नेता जिनसे उनकी पर्सनल दुश्मनियां थी, उनको भी वो लोग गिरफ्तार करने लगे, क्योंकि सामने वाला कोई अपील ही नहीं कर सकता। तो राउलेट एक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा विवादास्पद रहा, क्योंकि भारतीयों ने इस बात को बोला कि आप तो फिर किसी को भी जिससे दुश्मनी है बिना कोई सिर पैर के आप गिरफ्तार कर लोगे, जेल में डाल दोगे। इसीलिए राउलेट एक्ट को काला कानून कहा गया, ठीक है, काला कानून। अब ये जो काला कानून है, इसके लिए पूरे देश में प्रदर्शन हुए कि नहीं, राउलेट एक्ट को एंड करो, ब्लैक लॉ है, ये ब्लैक लॉ है। अब गांधी जी ने भी आह्वान किया कि ठीक है, पूरे देश में इसके लिए हम आह्वान करेंगे, एक आंदोलन करेंगे राउलेट एक्ट के खिलाफ। इसी बीच में क्या हुआ, राउलेट एक्ट के खिलाफ जब आंदोलन चल रहे थे 1919 में, तो पंजाब में, अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर पंजाब में दो नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल नाम था उनका, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल। ये दोनों नेता इस राउलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, जिसकी वजह से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। अब क्योंकि इनको अरेस्ट किया गया है और राउलेट एक्ट वहाँ पे इनेक्टेड है, इस वजह से 13 अप्रैल सन 1919, क्या हुआ था उस दिन? 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ है जलियांवाला बाग? अमृतसर पंजाब में। पता है ना ये चीज़? तो ये जो घटना आप देख रहे हैं, ये उसी का बैकग्राउंड बता रही हूँ मैं। 13 अप्रैल, दो नेताओं का नाम लिख लो, सतपाल और किचलू, सतपाल और किचलू, सैफुद्दीन किचलू, सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, किचलू, ठीक है। इन दोनों की गिरफ्तारी के खिलाफ एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित किया गया, जिसकी पूर्व सूचना वहां के गवर्नर ओडायर को दे दी गई थी। लेकिन गवर्नर ओडायर ने इसका मिसयूज़ किया, उस पूर्व सूचना को इग्नोर किया, इसे अलग तरीके से दिखाया कि ये एक तरह की साजिश के तहत ये लोग, बैसाखी का दिन था ना, वो बैसाखी के दिन ये हो रहा था सब, ठीक है, जबकि वो लोग निहत्थे थे, कुछ भी हथियार नहीं था, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन था। बैसाखी में हम इकट्ठा होके इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, बेचारे इसलिए बस जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे।
गवर्नर ओ डायर ने इसको गलत रूप से पेश किया और बोला कि ये लोग ना क्रांतिकारी गतिविधि को अंजाम देने के लिए, साजिश करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो रहे हैं। और उसने आर्मी बुला लिया और उनकी आर्मी के जनरल थे जनरल आर डायर। गवर्नर का भी नाम डायर था और जनरल जो पुलिस जनरल थे उनका भी नाम क्या था, डायर। एक ओ डायर गवर्नर का नाम और आर डायर तो आप जानते हैं जिसने गोली चलवाया था। तो ये आए और इनको इसने इंस्ट्रक्ट कर दिया कि देखो इतनी भीड़ इकट्ठा है वहाँ पे, लोग कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं था कि बैसाखी का दिन था, लोगों के इमोशंस थे, निहत्ते लोग हैं, कुछ नहीं। तो बस वही हुआ जो आगे इतिहास बन गया। 13 अप्रैल को जनरल आर डायर अपनी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ जलियांवाला बाग पहुँचता है, जहाँ ऊंची दीवारें और एक लौता गेट है जहाँ से आप अंदर या बाहर जा सकते हो। उस एक लौते गेट को सीज कर देता है, अंदर अपने पूरे ट्रूप्स को फैला देता है और ओपन फायर करवा देता है, जिसे हम इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। 13 अप्रैल सन 1919 जलियांवाला बाग, अमृतसर, है ना। तो ये होता है और इसे हम जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जानते हैं। करीब करीब आप देखोगे अगर भारत के सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो 1200 से ऊपर लोग उसमें मारे जाते। अंग्रेज़ तो सर्वे करा के बोले थे सिर्फ 350 लोग मारे गए, फिर हमने जब सर्वे कराया तो पता चला 1250 के करीब लोग मारे गए। फिर पूरे इंडिया में हाहाकार मच जाता है कि ये क्या हुआ है। तो अंग्रेज़ी नीयत साफ झलक रही थी, क्रूरता थी पूरी तरह से, अमानवीय गतिविधि थी पूरी तरह से। पूरे इंडिया में जलियांवाला के खिलाफ आंदोलन होने लगते। रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर एक उदारवादी नेता रहते हैं, साहित्यकार रहते हैं। 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला रहता है। तो अंग्रेज़ों में ही थोड़ा सा उनकी अच्छी बनती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब ये घटना होती तो रविन्द्रनाथ टैगोर अपने आप को दी हुई सारी उपाधि, जैसे उनको सर की उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, वो सब त्याग दिया उन्होंने। अब ऐसा था कि अब लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे थे, कांग्रेस क्या करती है भाई, मेन तो पार्टी वही थी उस टाइम इंडिया में। कांग्रेस के लीडर उस टाइम तक बन गए थे गांधी जी। गांधी जी ना अपने क्षेत्रीय आंदोलनों में सफल होने के बाद कांग्रेस के मेन चेहरे बन गए थे अब, ठीक है। अब गांधी जी ने देखा इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, क्या करें। तो वो बड़े धैर्यवान थे, उन्होंने एकदम से खिलाफत करने की बात नहीं की। उन्होंने बोला अंग्रेज़ों से पहले बात की, पहले सर्वे कराओ। तो सर्वे का नतीजा देखा तो गलत निकाला उन्होंने। हमने सर्वे कराया तो 3 गुना और लोग मारे गए थे। फिर गांधी जी ने बोला कम से कम एक आयोग बैठाओ और जो भी स्थानीय जो गवर्नर है और जो जनरल है उसको सज़ा दिलवाओ। अंग्रेज़ सत्ता से बोला कि आप एक आयोग तो बैठाओ, कम से कम जो लोग भी विक्टिम्स हैं उनको न्याय देना चाहिए और जो लोग इसमें कल्प्रिट हैं उनको सज़ा देना चाहिए। तो गांधी जी के आग्रह पर और लोगों के गुस्से को देखते हुए एक कमीशन बना 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसका नाम था हंटर कमीशन। अनाउंसमेंट कर दीजिएगा जी ऑनलाइन और ऑफलाइन वालों को। हाँ। क्योंकि कंप्यूटर की जो MCQ आज होनी थी सैटरडे 11 बजे रिशेड्यूल की गई है। सैटरडे 11 बजे 11 बजे वो 100 क्वेश्चन कंप्यूटर का जो होगा ना, हाँ पहला प्रैक्टिस है सैटरडे 11 बजे। ठीक है। सुना सर ने क्या बोला? आप लोगों का कंप्यूटर का कुछ शेड्यूल था MCQ, ठीक है, वो सैटरडे 11 बजे होगा। जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी सुन लें, सैटरडे 11 बजे आपका कंप्यूटर का जो MCQ है वो प्री शेड्यूल हुआ है, ठीक है। तो भाई बता मैं यही रही थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और गांधी जी के कहने पे लोगों के गुस्से की वजह से एक आयोग बनता है जिसका नाम रहता है हंटर आयोग, हंटर कमीशन, हंटर आयोग। क्यों बनता है हंटर आयोग? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। अब ये कमीशन की भी जब रिपोर्ट आती है ना, उसमें भी जनरल डायर को कोई बड़ी सज़ा की बात नहीं की रहती, बड़ी कश्मकश वाली रिपोर्ट रहती है। और जब ये हंटर कमीशन अपना काम कर रहा होता है उस टाइम तो भारत में, पंजाब में माहौल बहुत ज़्यादा संवेदनशील बन जाता है। डंडा फौज का गठन होता है, चमनदीप करके एक रहते हैं व्यक्ति, ये लोग डंडा लेकर के पूरा घूम रहे थे, जो अंग्रेज़ मिलता है उसको मार देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जनरल डायर के तो जान पे इतना बड़ा खतरा लटक रहा है, मतलब ऐसा रहता है कि कोई भी कभी भी मार देगा उसको, कहीं कोई भी देखा, इतना ज़्यादा गुस्से में रहते हैं लोग। तो इस बात को भांप लेते हैं अंग्रेज़। जनरल डायर को एक तरह से लोगों को दिखावा किया जाता है कि हम सस्पेंड कर रहे हैं इनको, और सस्पेंड करने के बाद बोलते हैं कि हम इनको बुला ले रहे हैं वापस इंडिया से। उसको बचाया जाता है ना, उसकी जान को बचाया जाता है। तब भी जाके आपको शायद पता होगा कि 1940 में उधम सिंह जाकर मार देते हैं, है ना। तो कुल मिला करके उनको बीच से हटा दिया जाता है
ताकि यहाँ पे कोई कुछ ना करे और फिर हंटर कमीशन की रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं। अब हंटर कमीशन की जब रिपोर्ट आती है, और हंटर कमीशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज़ होते हैं, 8 सदस्यीय कमीशन होती है, 8 मेंबर्स, जिसमें 5 ब्रिटिशर्स और 3 इंडियंस भी होते हैं, 3 भारतीय होते हैं, याद रखना है हंटर कमीशन। उसके बावजूद हंटर कमीशन की रिपोर्ट में सबको क्लीन चिट मिल जाती है, किसी के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। ये जब आती है रिपोर्ट, तब गांधी जी के सब्र का जो पुल है वो टूटता है। मतलब अब तक सोचो, गांधी जी को अंग्रेज़ों पर काफ़ी भरोसा था ना, उन्हीं के कहने पर ये हुआ वो हुआ, ठीक है। उन्होंने जलियांवाला बाग सर्वे की मांग की, इन्वेस्टिगेशन की मांग की, एकदम से कोई आंदोलन ही नहीं शुरू किया। अब जब ये हुआ कि उन लोगों को क्लीन चिट मिल गई, और इन लोगों ने ये भी सुना था इस बीच में कि जब जनरल डायर वहाँ गया तो उनको ब्रिटिश सत्ता का शेर, मान की तलवार, ऐसी उपाधियाँ दी जा रही है, यानी ब्रिटिश सरकार सराह रही है उसके काम को। तो ये बात जब गांधी जी को सब समझ में आने लगी, तब समझ में आया कि नहीं, इन लोगों की नीयत में खोट है। तो बस हंटर कमीशन की रिपोर्ट वो तात्कालिक कारण था जिस वजह से भारत में गांधी जी ने प्रथम जन आंदोलन शुरू किया, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। समझ रहे बात? और इस तरह से इंडिया में शुरू होता है गांधीवादी काल, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, जिसके कारणों में सब गिना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी गिना जाता है, राउलेट एक्ट भी गिना जाता है। फिर आपसे पूछा जाए कि इमीडिएट कॉज क्या है, तात्कालिक कारण, तो हंटर आयोग की रिपोर्ट। अगर रिपोर्ट नहीं या सही आई रहती तो गांधी जी इस आंदोलन नहीं स्टार्ट करते, ठीक है। रिपोर्ट ऐसी आई करके गांधी जी ने आंदोलन को शुरू किया है। क्लियर विद दैट? ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये है आपका गांधीवादी काल की शुरुआत। समझ में आई बात? ठीक है। आप लोगों की शायद कल और परसों और क्लास चलेगी, तो मैं गांधीवादी काल को आपके कल और परसों में कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है ना। तो ख़त्म करें क्लास को, हाँ चलो ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी हमको पहले जैसे मूवमेंट थे ना, हम हमेशा याद रखना, मूवमेंट में हम लोग 5 चीज़ें ध्यान में रखते हैं। पहली चीज़, कब शुरू हुआ, नेता कौन थे, कारण क्या था, थीम क्या थी, अंत कैसे हुआ। स्वदेशी आंदोलन में बोला मैंने 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ, कारण था बंगाल का विभाजन, थीम थी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, है ना। मांगे क्या क्या थी, तो बंगाल विभाजन को रद्द करना, विधायी परिषद, कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या को शामिल करना, ज़्यादा बढ़ाना, और अंत कैसे हुआ, मॉर्ले मिंटो सुधार। ऑब्जेक्टिव पर्पस से जब भी आप कोई मूवमेंट पढ़ते हो तो इन 4-5 चीज़ों को ट्रेस करके निकालने की कोशिश करो, और नेताओं का नाम, है ना। तो ये जो 5-6 चीज़ें हैं, इन्हीं के ऊपर पूरा आंदोलन आपको 1 लाइनर के लिए पढ़ना है। बाकी जब आप पीएससी मेंस वगैरह पढ़ते हैं, तब तो फिर आपको एक एक चीज़ कि इसने यहाँ क्या किया, किसने कहाँ बम ब्लास्ट किया, कौन कहाँ धरने पे बैठा, ठीक है, किस तारीख को कहाँ पे संगठन बना, जिसको हम कहते हैं आंदोलन का विकास। आंदोलन का विकास जो होता है ना, कि एक बार थीम से शुरू हो गया, फिर अलग अलग नेताओं ने, ये नेता यहाँ पे ये कर रहे थे, ये नेता यहाँ पे ये कर रहे थे वाली बात है, वो हम मेंस में पढ़ते हैं। आपको जो प्रीलिम्स के लिए ढांचा पढ़ना रहता है या व्यापम के लिए ढांचा पढ़ना रहता है, उसमें नेता, जगह, कारण, ठीक है, मांग और अंत, ये 4-5 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी रहती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो स्वदेशी में भी वही चीज़ थी आपकी, फिर उसके बाद आपका होम रूल में भी वही चीज़ रहती है, और आगे जो आप 3 बड़े आंदोलन पढ़ते हो गांधी जी के, एक नॉन कोऑपरेशन, दूसरा आपका सविनय अवज्ञा, और तीसरा क्विट इंडिया। तीनों में आपकी ये चीज़ है। अच्छा, तो हम ना ये 3 आंदोलन तो अच्छे से देखेंगे, क्योंकि आंदोलन ही आपका मेन सिलेबस में दिया है। इस बीच की 2-4 इंपॉर्टेंट घटनाएं, जैसे कि दांडी यात्रा, गोलमेज सम्मेलन, और जो HRA HSRA बने थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये वाली चीज़। तो कल परसों में, क्योंकि इस वीक पूरा आ ही रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो ओवरलोड करने का कोई मतलब नहीं है। कल परसों में आपका ये दोनों चीज़ हो जाएगी।